S. Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Have you ever wondered that what protects a plant from the external surface? कभी आपने सोचा है कि प्लांट पर जब पानी गिरता है तो उनकी लीव्स स्वेल क्यों नहीं हो जाती हैं, जैसे कार्डबोर्ड स्वेल हो जाता है, पेपर हो जाता है? क्योंकि पेपर भी तो देखो उसी का बना हुआ है जिसकी लीव्स बनी हुई है। पेपर भी सेलुलोज है, कॉटन भी सेलुलोज है और लीव्स भी सेलुलोज है। लेकिन आप कपड़े को पानी में भिगो दो तो वो गीले हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। कागज को भिगो दो तो गल जाता है, प्लांट नहीं गलता है। What is special about the plants? ऐसी कौन सी चीज होती है प्लांट्स की लीफ प्लांट के सरफेस के ऊपर? इसके बारे में हम बात करेंगे। By the end of this video, you will be knowing a lot about this. Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are looking at semester 3 syllabus. हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे प्लांट के अपर सरफेस के टिश्यूज के, दैट इज पर्टिकुलरली क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस एंड फ्यू पोर्स प्रेजेंट इन देम कॉल्ड स्टोमेटा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर करने के लिए कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप इनके डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं, इन टॉपिक्स के, इन वीडियोस की एक्सटेंडेड लिटरेचर आप देखना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर करें। और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई बुक को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट विच आर कॉल्ड एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। सो जस्ट लाइक वी हैव स्किन ऑन आवर सरफेस ऑन आवर बॉडी, हमारी स्किन के अंदर ही बाकी टिश्यूज हैं। तो स्किन एक तरह से हमें प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्रॉम वेदर कंडीशंस। इसी तरह से प्लांट की भी स्किन होती है। Plant do have skin and they also have some coating on that skin which can protect them from harsh conditions, and that coating is called as cuticle. But जैसे हमारी स्किन में कभी कभी स्वेटिंग होती है तो अंदर से स्वेट निकलता है, so we have small pores in the skin. Similarly, plants also have pores in their skin. प्लांट की भी स्किन में यानी कि उनकी एपिडर्मिस में पोर्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के काम आते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज स्टोमेटा। इन्हीं तीनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एपिडर्मिस, क्यूटिकल और स्टोमेटा के बारे में इस वीडियो में। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एपिडर्मिस की बात। सो एपिडर्मिस इज वेरी मच एनालॉगस टू स्किन ऑफ एनिमल्स, although in the composition, in the cell type it may be different, but it is analogous in terms of functions. जो काम हमारी स्किन करती है वही काम प्लांट की एपिडर्मिस भी करती है। एंड दिस एपिडर्मिस इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो या रूट्स हो, सभी जगह जो बाहर की लेयर है सेल्स की वो एपिडर्मिस की बनी होती है। इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटोडर्म derived layer of the cells covering the stem, root, leaf, flowers, fruit and seed parts of the plant. So almost everything that has covering which is called as epidermis. In fact, पिछले वीडियोस में जहां हमने एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन किया था, वहां आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम एक रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हों, चाहे हम एक शूट का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हों, यू विल ऑलवेज फाइंड एन आउटर लेयर। एक बाहरी लेयर आपको देखने को मिलेगी विच विल बी मेड अप ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स and inside this will be everything else. इसके अंदर, इसके नीचे ही बाकी टिश्यूज होंगे। इनफैक्ट अगर हम लीफ की बात करें पर्टिकुलरली, तो लीफ में एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ इस तरह की लेयर प्रेजेंट रहती है। सो देयर विल बी अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन टू फेसेस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेम और व्हेन वी टॉक अबाउट रूट्स, सो इट विल बी इन अ सिलिंड्रिकल मैनर, ये चारों तरफ से कवरिंग प्रोवाइड कर रही होगी। Now, whether these cells are arranged in a single layer or multiple layer, like our skin has got multiple layers. हमारी स्किन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। प्राइमरीली वो एपिडर्मिस और डर्मिस में डिवाइडेड होती है। एकदम बाहर वाली एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस होती है। लेकिन प्लांट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादातर जो एपिडर्मिस हैं दे आर सिंगल लेयर्ड, एक ही लेयर होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें मल्टीपल लेयर्स भी मिलती हैं, जैसे कि आपने सकुलेंट प्लांट्स देखे होंगे या आपके घर में इंडोर प्लांट्स होते हैं। कभी कभी रबर का प्लांट देखा होगा आपने, जिससे रबर निकाली जाती है। उसकी लीफ ऐसा लगता है कि काफी हार्ड प्लास्टिक जैसे मटेरियल की बनी हुई है।
तो जो थोड़े हार्ड लीफ वाले प्लांट हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग लीव्स होती हैं, उनकी एपिडर्मिस में कई लेयर्स होती है और उनकी हार्डनेस बेसिकली उसी एपिडर्मिस की मल्टीपल लेयर्स से आती है। तो एक फैक्ट जो आपको याद रखना होगा, एपिडर्मिस में बी सिंगल लेयर्ड इन सम प्लांट्स और इट में बी मल्टी लेयर्ड, ये मल्टी लेयर भी हो सकती है और उसको आप बाय ऑब्जर्वेशन, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से फिगर आउट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्लांट्स में मल्टीपल लेयर वाली एपिडर्मिस है और किस तरह के प्लांट्स में सिंगल लेयर वाली एपिडर्मिस है। नाउ अनदर थिंग ऑन द स्किन इज द प्रोटेक्टिव लेयर। ऐसा नहीं है कि इनकी स्किन ऊपर से नेकेड होती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इनके स्किन के सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां से पानी, केमिकल्स चले जाएंगे और अगर ये सिंगल लेयर की बनी हुई है तो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये डैमेज हो जाएगी और जैसे ये डैमेज होगी अंदर के सारे टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। सो इट हैज टू बी फर्दर प्रोटेक्टेड बाय समथिंग एल्स। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे हैव ओवर देयर एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस के ऊपर भी एक कोटिंग होती है। They have a coating of a chemical which is secreted by these cells, and this coating is often called as, इस coating को एक नाम दिया जाता है which is called as cuticle. Now what this cuticle is made up of chemically, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका chemical structure क्या होता है। Nevertheless, some of the plants also have an additional covering. इस cuticle के ऊपर भी एक और coating होती है कुछ plants में, and that coating is often of wax, waxy coating होती है इसके ऊपर। Not every plant will have a lot of wax after cuticle, but some plants do have. Like you might have noticed lotus. आपने लोटस का प्लांट देखा होगा, उसमें पानी की ड्रॉप गिरती है तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुली that becomes very spherical, उसको बिल्कुल भी गीला नहीं करती है लोटस की लीफ को। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है that makes it super hydrophobic. And not even a single drop of water can make it wet. It remains out of contact. The wax is hydrophobic, water is polar molecule, तो वो उससे contact में ही नहीं आ पाती है। So that is a kind of protective mechanism which is present in most of the plants. कई सारे plants में इस तरह के mechanisms होते हैं। In fact, if you look these kind of agave plants, ये तो आप सब लोगों के घर में होते होंगे, एलोवेरा इससे निकाला जाता है, आप जानते हैं। तो इसके ऊपर भी आप अगर देखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ सकुलेंट प्लांट एंड दिस हैज गॉट अ वैक्सी कोटिंग ओवर इट। इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग है। आप इस पर हाथ रब करें और रब करने के बाद अपने हाथ पर फील करें, यू विल फील दैट देयर इज सम काइंड ऑफ वैक्स ओवर इट। सो मैनी सच प्लांट्स, इस तरह के कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें इस टाइप की वैक्सी कोटिंग देखने को मिलती है, वैक्स जैसी कोटिंग होती है। इट बेसिकली प्रोवाइड्स protection from the harsh environmental conditions. Now looking further, more points about epidermis. ज़्यादातर plants में जो epidermis है single layer की बनी होती है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन Ficus elastica which is an example of rubber plant जो है, या peperomia, इन plants में कई layers की epidermis बनी होती है। तो कई layer की epidermis बनने का इनके पीछे reason भी है कि इन plants को कुछ extra protection की ज़रूरत होती है from insects, from harsh environments, और also they have developed or diverged फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये डाइवर्ज हुए हैं अपने आप को कुछ केमिकल्स सिक्रीट करने के लिए, क्योंकि इनके जो सैप है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पॉलीफिनॉल्स और बाकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिलते हैं। सो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कई बार प्राइमरी लेयर डिसॉल्व कर सकते हैं, प्लांट को डैमेज पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए भी इनको एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देयरफॉर दे हैव मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इन देम, इसलिए इनमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। Now let us talk about the chemical nature or biochemical nature of the cuticle, जो एपिडर्मिस के ऊपर एसेलुलर लेयर है, यानी कि सेल्स के अलावा जो एक और प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। नाउ दिस क्यूटिकल इज बायोकेमिकली, अगर हम बायोकेमिकली इसकी बात करें तो ये एक इस तरह के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बनी होती है विच इज प्राइमरीली एस्ट्रिफाइड प्रोडक्ट। बहुत सारे एस्ट्रिफाइड लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, हाइड्रोकार्बन्स अटैच्ड हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल बी अ बेस which will be forming fundamental structure of a cutin, but this primary ester and secondary ester containing molecule will also be attached to molecule of pectin. So cuticle will have a cutin molecule or pectin molecules attached to it. Pectin is what? Pectin is basically
a carbohydrate, polysaccharide. So a polysaccharide will be attached or linked to this esterified lipid, इस lipid के साथ attached होगा, and that will make a complex molecule which you see as a shiny surface on every leaf or stem. हर एक लीफ और स्टेम के ऊपर जो एक चमकीली लेयर होती है जिसकी वजह से वो शाइन करती हैं, आप अगर ये देखना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए एक लीफ को अल्कोहल में डाल दीजिए या एसीटोन में डाल दीजिए और उसके बाद उसको निकालिए, तो उसके सारी क्यूटिन और उसका क्लोरोफिल पिगमेंट भी इनफैक्ट निकल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू नोटिस कि वो लीफ जो है अब ना तो ग्लासी अपीयरेंस रहेगी उसकी, ना शाइनी अपीयरेंस रहेगी और ना ही वो उतनी स्मूथ रहेगी. सो you can understand the texture that is conferred by cuticle by yourself by doing this fundamental experiment. And it is of course important क्योंकि अगर वो layer नहीं होगी तो आप जानते हैं कि plant cannot locomote like us, हमारी तरह move नहीं कर सकते हैं, बारिश आई तो वो नहीं घर के अंदर जाकर छुप सकते हैं, कपड़े नहीं पहन सकते हैं. So they have to develop some mechanism to tolerate any harsh condition like thunderstorms, rainfall or any other kind of situation which can pose their life in risk. इसीलिए cuticle बहुत important होती है. Now a variant of cuticle where instead of pectin, polyaromatic compounds, particularly polyphenolic compounds, polyphenolic is this kind of structure is a phenol and so many such structures are when attached instead of pectin that gives rise to another kind of molecule which is called as suberin. So suberin is another structure which is impregnated in the cell walls and that strengthens the plant को वो मजबूती देता है. So that is yet another very related molecule like cuticle. So this was about biochemical structure or biochemical nature of cuticle. We will learn more about this. हम इन चीज़ों के बारे में और बात करेंगे. अभी हमने cuticle और epidermis के बारे में देखा, लेकिन इसी प्लांट की एपिडर्मिस में कुछ होल्स होना भी जरूरी है. एंड दोज होल्स, दोज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, जिनके थ्रू इसको गैसेस एक्सचेंज भी करना होता है. सो हाउ दीज पोर्स आर कंट्रोल्ड, आर दे ऑलवेज ओपन और दे ऑल्सो गेट क्लोज समटाइम्स, इसके बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations. So we will be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we will come to partial differential equations. And this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी. ब्रेक से पहले हम लोग प्लांट के एक्सटर्नल टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से एपिडर्मिस ऑर्गेनाइज्ड होती है. एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ प्लांट्स, पर्टिकुलरली सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं, इंडोर सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं, उनके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज़ द एपिडर्मल वैक्स. वो एपिडर्मल वैक्स होता है उनके ऊपर. वैक्स बायोकेमिकली क्या है, वो बेसिकली एक एस्टरिफाइड प्रोडक्ट है बिटवीन लॉन्ग चेन अल्कोहल्स एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. फैटी एसिड आर ऑफ कोर्स लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो बहुत एक लंबी चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की और एक लंबी चेन अल्कोहल की जब वो एस्टरिफाई होती है तो उससे बनने वाला मॉलिक्यूल वैक्स होता है. और वैक्स केवल प्लांट्स में नहीं होता है, वैक्स बहुत जगह मिलता है. इनफैक्ट हमारे ईयर्स में भी वैक्स का डिपोजिशन होता है, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर ईयर्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और हनी बीज का आपने बीकॉम देखे होंगे, जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, कभी पुरानी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि वो नीचे तो उनमें हनी होता है लेकिन जिस रीजन में वो अटैच्ड होते हैं दीवार से, वो थोड़ा वाइट दिखता है.
आप अगर उस हनी बी कॉम का टूटा हुआ पार्ट देखें तो उस वाइट पार्ट को क्रश करेंगे तो वो पूरी तरह वैक्सी होगा, वैक्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उसको यूज़ भी किया जाता है, कमर्शियल यूज़ भी है उसका, मेडिसिनल यूज़ भी है। सो वैक्स इज़ प्रेवलेंट अक्रॉस द एनिमल किंगडम एज वेल एज प्लांट किंगडम। एक तो नॉर्मल वैक्स होता है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाला जाता है, जो कई सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, लेकिन ये नेचुरल वैक्स है, इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सो बायोकेमिकली अ वैक्स इज़ एस्टर ऑफ अल्कोहल, long chain alcohol, at least 16 or 17 carbons, and it is esterified with a long chain carboxylic acid. So unlike fat, which are esterified products of glycerol and fatty acids, this is an esterified product of one fatty acid and one long chain alcohol. This is how wax is made. So the same kind of wax is present in several plants. The only difference between animal and plant waxes would be in the chemical exact number of carbon atoms and the exact number of or the type of alcohols and fatty acids getting combined together. So both these things, wax provide an additional protection, that provides an additional protection from the water particularly, and that also helps in a xerophytic adaptation. ऐसे plants जिनमें वाटर लॉस की समस्या है, जो ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पर जीरोफिटिक यानी कि डेजर्ट एनवायरनमेंट्स हैं, वहाँ पर भी वैक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी विल टॉक अबाउट जीरोफिटिक एडाप्टेशंस इन अ वाइल इन कमिंग वीडियोस, बट हियर वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट। अभी इस एक्सटर्नल लेयर में, एक्सटर्नल ऑर्गन में एक और चीज़ बाकी है, उसका नाम है स्टोमेटा। सो स्टोमेटा आर पोर्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्रिडोमिनेंटली ऑन द लीफ के ऊपर और नीचे, कुछ प्लांट्स में केवल नीचे, इस तरफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स कहलाते हैं स्टोमेटा। आपने स्टोमेटा का नाम पहले भी सुना है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एनवायरनमेंट से। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन बनती है, वो ऑक्सीजन अगर इकट्ठी हो जाएगी तो टॉक्सिक हो सकती है, तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए, CO2 को लेने के लिए, या कभी कभी वाटर को भी बाहर निकालने के लिए, ट्रांसपायर करने के लिए उन पोर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपने देखा होगा या फिजियोलॉजी में आप अगले सेमेस्टर में देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा, वाटर अगर एवापोरेट नहीं होगा, उन पोर्स से बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट से फिर पानी पुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन पुल पर ही डिपेंडेंट है। तो ये पोर्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इन पोर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है प्लांट ग्रोथ में। अगर ये बंद कर दिए जाएं, मान लो आप कोई पेट्रोलियम जेली लेकर किसी प्लांट की लीफ के ऊपर लगा दें, कोटिंग कर दें, तो उससे क्या होगा कि प्लांट की लीफ के सारे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, और अगर वो सारे स्टोमेटा बंद हो गए तो उसका असर आप प्लांट पर देख सकते हैं। वो लीफ फिर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगी, या फिर उसमें ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो रेस्पिरेशन से, फोटो रेस्पिरेशन से उसकी डेथ हो जाएगी। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स which can happen if you close stomata, but yes, if there is scarcity of the water, you can stop transpiration by keeping a coating of jelly or wax. If you take a fresh rose, अगर आप fresh rose लें और उसके ऊपर उसकी जो stem है उसके ऊपर एक wax की coating कर दें या फिर वैसलीन की coating कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो loss of water है वो कम हो जाएगा, and the flower can sustain for longer time, लंबे समय तक वो सस्टेन किया जा सकता है। So it's all about stomata, it's all about the loss of gases or loss of water from the plant, but stomata are very very essential. So आइए हम बात करते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की। Basically by definition these are tiny openings present in the epidermis of leaf. If you are looking at the scale of how small these are, this is a typical stomata which has been imaged on tomato में देखा गया है। So this small part, here you have a small pore. Now this pore is surrounded by or guarded by two cells. So the dimension of this pore is quite small. You can look at the scale bar here, it is a 5 micrometer. So only a few micron in diameter, कुछ ही micron यानी कि micrometer diameter होता है stomata का, and this stomata rhythmically opens and closes. You can see this in this video about how stomata opens and closes. This has been filmed on a tomato stomata. Tomato के stomata पर film किया गया है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि rhythmically ये जो companion cells हैं, these swell
and they close the space and sometime they get relaxed, they get emptied and then they broaden the space. तो ये जो space है, जो cavity है जिससे gases exchange होता है, just like mouth of a fish or mouth of any animal, it keeps on opening, releases the gases and then closes. But the timing is very very important. इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा स्टोमेटा ओपन भी नहीं रह सकते हैं, हमेशा क्लोज्ड भी नहीं रह सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन एनवायरनमेंट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड. कुछ डेजर्ट के प्लांट हैं जिनमें दिन में स्टोमेटा खुल जाएंगे तो प्लांट तो मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ दिन में इतना ड्राइनेस है, इतनी गर्मी है कि अगर स्टोमेटा ओपन रह गए तो प्लांट का सारा पानी निकल जाएगा, प्लांट मर जाएंगे. तो दे हैव अडॉप्टेड फॉर अ डिफरेंट मैकेनिज्म. दे ओपन देयर स्टोमेटा ओनली इन नाइट, और दे हैव स्टोमेटा विच आर डीप इनसाइड द प्लांट, संकन स्टोमेटा जिसे कहते हैं, हम छुपे हुए होते हैं, दबे हुए अंदर कहीं रहते हैं प्लांट में, तो वो उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं एनवायरनमेंट को. सो वी हैव वेरिएशंस इन द स्टोमेटा, बट फंडामेंटल मैकेनिज्म जो एक बेसिक तरीका है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एंड इट इज़ बायोकेमिकली कंट्रोल्ड. ये बायोकेमिकली कंट्रोल्ड है. और स्टोमेटा के दोनों तरफ, स्टोमेटा तो पोर है, पोर के दोनों तरफ ये बीन शेप्ड की, किडनी बीन शेप्ड की सेल्स होती हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं. सो यू हैव गार्ड सेल्स हेयर. Now these guard cells have got lot of ion channels in them and they from the adjacent cells, ये जो आसपास की एपिडर्मल सेल्स होती हैं, इसके आसपास एपिडर्मल सेल्स होंगी, उनमें कुछ मेटाबोलाइट्स होंगे. So metabolites and ions they can get exchanged with these guard cells. So amount of water that is present or the flaccid state of these guard cells decide whether stomata will be open or close. Stomata open होगा या close होगा. So let us look in a stepwise manner that how stomata keeps itself open and how it is closed. कैसे open होता है, कैसे close होता है. तो cytosol is usually more negative than extracellular solution, and this difference in charge called membrane potential which increases as the proton leaves the cell. पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जो साइटोसोल का चार्ज है, साइटोसोल के ऊपर चार्ज है, आप मेम्ब्रेन जानते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो आयन की डेंसिटी दोनों तरफ अलग अलग होती है. नंबर ऑफ आयन्स साइटोसोल में और नंबर ऑफ आयन्स बाहर अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो साइटोसोल का ओवरऑल चार्ज है वो बाहर के मुकाबले हमेशा ज़्यादा नेगेटिव होता है. या आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन का जो इंटरनल पार्ट है दैट हैज़ गॉट नेगेटिव पोलैरिटी, जिसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं. नाउ दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्राइव्स द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स के फ्लो को ड्राइव करता है. ये नेगेटिव पोटेंशियल जनरली आता है प्रोटॉन्स जब बाहर ज़्यादा चले जाते हैं तो अंदर नेगेटिव पोटेंशियल आता है. नाउ दिस इंक्रीजेस अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल which is also called as hyperpolarization, and hyperpolarization causes potassium to move down its electrochemical gradient into the cytosol. Very similar to how we conduct nerve impulse. आपको अगर एनिमल्स में इंटरेस्ट है, नर्व इम्पल्स के बारे में आपको पता होगा, तो द मोमेंट व्हेन आई टच दिस पेन टू माय फिंगर, देयर आर सेंसरी रिसेप्टर्स which will sense this feeling and they will immediately lead to the opening and closing of some pores in my neurons. और उनकी वजह से आयनिक चेंज आता है, वो आयनिक चेंज एक इम्पल्स की तरह पूरी न्यूरॉन्स में मूव करता है. तो लगभग वैसे ही समझ लीजिए कि आयनिक चेंज को सेंस करने की एबिलिटी प्लांट्स में भी होती है. Although they don't have nervous system, but they can sense that kind of signal. And how it happens in the stomata, जैसे ही potential change हुआ, इसमें तेजी से potassium ions move करते हैं. So there is inward movement of potassium ions through the potassium channel because these cells are already hyperpolarized. ये cells hyperpolarized होती हैं. Now protons also move down their electrochemical gradient back into the cytosol. जब यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, अंदर से प्रोटॉन कम हो गए, तो फिर यहाँ पर प्रोटॉन्स भी अंदर मूव करते हैं, H+ भी अंदर मूव करते हैं. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि H+ अंदर मूव करेंगे तो फिर चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा. सेल के पास दो चीज़ें बैलेंस करने के लिए होती हैं, या तो वो कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस कर ले या चार्ज बैलेंस कर ले. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करने के चक्कर में चार्ज इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा. इसीलिए हम केमिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की अलग अलग बात नहीं करते हैं. वी ऑलवेज टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट.
उसको ओवरऑल दोनों चीज़ें मिलाकर बैलेंस करनी होती हैं. सो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ K प्लस, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ H प्लस, एज वेल एज टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए क्लोराइड आयंस और नाइट्रेट आयंस ये सब भी अंदर मूव करते हैं. सो दीज थिंग्स ऑल्सो मूव अलॉन्ग विद पोटेशियम थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड सिम्पोर्ट. सिम्पोर्ट का मतलब है एक ही प्रोटीन से जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. So a lot of molecules, as you can see, they will move inside this guard cell. इस guard cell के अंदर ये सारी चीज़ें चली जाती हैं. Now what happens because of this? The solute potential resulting in high concentration of potassium, chloride, sucrose, malate, nitrate, ये सारी चीज़ें जब guard cell के अंदर जाएंगी तो क्या होगा? किसी सेल के अंदर जब आयनिक concentration बढ़ जाता है, जब आयंस ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? Then this will increase the turgor pressure and it will attract a lot of water inside it. ये अपने अंदर गार्ड सेल जो है वो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा इसका, और टर्गर प्रेशर बढ़ने से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये एक्सपैंड होंगी, एंड व्हेन दे विल एक्सपैंड, जब ये एक्सपैंड होंगी गार्ड सेल्स, स्टोमेटा विल ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. एंड दिस इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड बाय लाइट एज वेल. ये पूरा प्रोसेस लाइट यानी कि फोटोन से भी कंट्रोल होता है. तो बायोकेमिकली और फोटोकेमिकली दिस प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड अबाउट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. नाउ गोइंग नेक्स्ट, अगर हम आगे की बात करें तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और स्टोमेटा की जो क्लोजिंग है, दैट इज़ क्वाइट अ रिवर्स प्रोसेस. वो लगभग रिवर्स प्रोसेस है. क्लोजिंग का मतलब जो कंपेनियन सेल्स हैं उनमें सब कुछ उल्टा होगा. तो जब वाटर कम होता है, वाटर की जब कमी होती है तो उस टाइम पर रूट्स क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज एब्सिसिक एसिड विच इज़ अ प्लांट हार्मोन, जिसके बारे में हम आने वाले सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे, विच इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम टू द लीव्स. ये धीरे धीरे जाइलम के थ्रू होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है. एंड दिस एब्सिसिक एसिड कॉजेज कैल्शियम चैनल्स टू ओपन. तो जहाँ स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए पोटेशियम चैनल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, पोटेशियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, वैसे ही क्लोजिंग का इनिशिएशन कैसे होता है? कैल्शियम के अंदर मूव करने से. सो एब्सिसिक एसिड विल मूव इनसाइड द विल रीच टू द टारगेट सेल्स. वो सिंथेसाइज होकर लीव्स तक पहुंचेगा और उसके बाद कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, उनसे तेजी से कंपेनियन सेल्स के अंदर कैल्शियम की रिलीज होगी. नाउ व्हाट दिस कैल्शियम विल कॉज? मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल डिक्रीज. इस कैल्शियम की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल डिक्रीज बिकॉज इट ओपन्स द एनायन चैनल्स. मैलेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई थी उस टाइम पर जब ये ओपन था स्टोमेटा, दीज थिंग्स विल बी डिफ्यूज्ड आउट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल डिक्रीज. मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा. पोटेशियम एग्जिट्स द सेल. जो स्टोमेटा ओपनिंग के टाइम पर अंदर आया था पोटेशियम, वो बाहर निकल जाता है. मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज हो जाती है, पहले हाइपर पोलराइज थी. द लॉस ऑफ दीज सॉल्यूट्स इन द साइटोसोल रिजल्ट इन वाटर लीविंग द सेल. और इसकी वजह से पानी भी सेल से निकल जाता है, जिससे टर्गर प्रेशर कम हो जाता है. और टर्गर प्रेशर कम होने से ये कंपेनियन सेल्स पहले स्वॉलन थी, अब ये थिन हो जाती हैं, एंड देन स्टोमेटा ग्रेजुअली क्लोजेस. फिर ये स्टोमेटा बंद हो जाता है. तो की पॉइंट्स क्या है, हमें समझने की बात क्या है कि ओपनिंग में, स्टोमेटा की ओपनिंग में जो कंपेनियन सेल्स हैं और जो गार्ड सेल्स हैं, दीज गार्ड सेल्स आर इन अ हाइपर पोलराइज्ड स्टेट. उनका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, उनके अंदर पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है, उसके साथ साथ क्लोराइड आयंस, नाइट्रेट आयंस, सुक्रोज, ये सब चीज़ें अंदर जाती हैं. तो सेल खा पी के मोटी हो जाती हैं, उसके बाद ये पोर बड़ा हो जाता है. जबकि अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग इज स्टिमुलेटेड बाय एब्सिसिक एसिड. पानी की कमी होने पर, देखो पानी की कमी है तो स्टोमेटा क्लोज करना अच्छी बात होगी प्लांट के लिए, क्योंकि पानी जब कम है प्लांट के पास तो स्टोमेटा खुले रहेंगे तो पानी निकलता रहेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ता रहेगा. सो उसी समय जब पानी की कमी है मिट्टी में तो रूट्स एब्सिसिक एसिड बनाती हैं एंड दे इनिशिएट द होल कैस्केड. वो इस कैस्केड को इनिशिएट करती हैं. कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं वो सब चीज़ों को निकाल के बाहर कर देते हैं, एंड देन टर्गर प्रेशर इज लॉस्ट एंड दैट रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. उससे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय लाइट. ये चीज़ लाइट से भी कंट्रोल्ड होती है. जैसा कि हमने देखा कि सोडियम आयंस और जो हाइपर पोलराइजेशन है, फोटॉन्स उसको इंड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ही एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन कैन बी इंड्यूस्ड बाय डार्क. सो नाइट एंड डार्क साइकिल्स, डे एंड नाइट लेंस, they can also control the stomata opening and closing. वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं.
तो ये तो प्रोसेस था स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का। अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज़ करें तो हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो में बात की प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट्स की, एपिडर्मिस, उसके ऊपर प्रेजेंट क्यूटिकल की केमिकल नेचर की बात की हमने कि किस चीज़ का बना होता है। उसके अलावा वैक्स भी कभी कभी होते हैं, वैक्स के केमिकल नेचर के बारे में भी देखा। और फाइनली हमने डिस्कशन किया प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट उन छोटे छोटे पोर्स के बारे में, जिन पोर्स की मदद से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स और ट्रांसपिरेशन करते हैं। कैसे इनकी ओपनिंग होती है, कैसे इनकी क्लोजिंग होती है, इन चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यशशांत पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स, यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन फाइंड लिंक फॉर ई बुक्स। होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज एंड दे आर हेल्पिंग in your studies. If so, you can like, share and subscribe the channel, and you can also press bell icon if you want regular updates on your devices. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.